नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। यूपी में सियासी मंगल के लिए जंग लगातार जारी है। एक तरफ मायावती कह रही हैं कि वो ब्राह्मणों के दम पर यूपी में 2007 की तरह दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी, तो दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सुनिए सबसे पहले। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा दांव चल दिया है। ओवैसी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बाहुबली अतीक की भी सदस्यता उनकी पत्नी ने ही ली है। बाहुबलियों को पार्टी में शामिल कराने पर ओवैसी ने सफाई देते हुए कहा कि अब तक अतीक अहमद पर कोई दोष साबित नहीं हुए हैं। सुनिए। सर पहले उनको अप्रोच तो करने दीजिए। हम तो बात करेंगे, हम तो बोल रहे हैं हम बात करने तैयार हैं। वो बात तो करें ना सर। और उधर ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले बड़ा विवाद हो गया है। ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद लिखने पर बवाल हुआ है। पोस्टर तमाम चस्पा है जिस पर अयोध्या नहीं फैजाबाद लिखा हुआ है और इसी को लेकर संत समाज भड़का हुआ है। नाराजगी साधुओं की साफ तौर पर नजर आ रही है। ओवैसी की रैली रोकने की धमकी दी है कि अगर उन्होंने फैजाबाद ना हटाकर पोस्टर से अयोध्या नहीं लिखा तो फिर वहां पर एंट्री भी नहीं होगी असदुद्दीन ओवैसी की, कोई वहां पर रैली नहीं करने दी जाएगी। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ग्रैंड वेलकम के पोस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लगे हुए हैं और यहां पर इस पोस्टर में तो अयोध्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कई ऐसे पोस्टर हैं उनके जहां पर फैजाबाद लिखा हुआ है। और फैजाबाद लिखने से ही फैजाबाद, देखिए ये दूसरा पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 पोस्टर आ गए। पोस्टर से भड़के संत और यहां पर नया पोस्टर भी जारी कर दिया। एक पुराना पोस्टर देखिए, दूसरा नया पोस्टर देखिए। पुराने पोस्टर में फैजाबाद लिखा हुआ है और दूसरे पोस्टर में फिर अयोध्या लिखना पड़ा है क्योंकि संत समाज विरोध कर रहा है कि अयोध्या क्यों नहीं लिखा उन्होंने अपने पोस्टर में, फैजाबाद का जिक्र क्यों किया है। और क्योंकि सीधी धमकी थी कि अगर उन्होंने पोस्टर चेंज नहीं किया, जगह का नाम नहीं बदला, तो फिर उनकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी। यहां पर कोई भी रैली को वो संबोधित नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा कि ओवैसी साम दाम दंड भेद उत्तर प्रदेश में इस बार अपनाएंगे और उन्होंने बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और उनका तर्क ये था कि उन पर कोई दोष साबित नहीं हुए हैं। फिलहाल ये पोस्टर आप देख लीजिए ध्यान से। शोषित वंचित समाज सम्मेलन करने के लिए पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का जो अयोध्या दौरा है उसमें उनके जो पोस्टर, बैनर, ये होर्डिंग लग रही थी, उसमें इन्होंने जो है अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा था। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम हटा करके और अयोध्या कर दिया है तो अयोध्या लिखना चाहिए। यदि उनको अयोध्या से चिढ़ है तो अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। तो उस पर हमारी सख्त नाराजगी है और इसको लेकर के जो है तो हमने बहुत पोस्टर बैनर उनके उतरवाए भी हैं। हमने चेतावनी दी है कि जब तक आप अयोध्या उसमें नहीं लिखते हो तो आप अयोध्या की सीमा में नहीं घुस सकते हो। और दूसरी बात, हमने प्रशासन से डिमांड किया है कि असदुद्दीन ओवैसी जब तक अयोध्या न लिखे तो उनको अयोध्या प्रवेश वर्जित किया जाए। अयोध्या से वो शुरुआत कर रहे हैं, वो अपने पूर्वजों की धरती से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसीलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत है।
तो आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, उससे पहले ही एक बड़ा बवाल, बड़ा विवाद वहां पर खड़ा कर दिया। और इन सब बातों को असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अयोध्या से राजीव रंजन जुड़ गए हैं, लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन समीर सिंह जी आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत है आपका सर इस चर्चा में। और कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीएसपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए सतीश प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, मैं यही जानना चाहती हूं कि आज अयोध्या में माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। तो क्या है अयोध्या में माहौल? एक तरफ हुंकार भर रहे हैं ओवैसी, संत समाज भी नाराज है, लखनऊ में मायावती ने हुंकार भर दी है। देखिए विप्लेश, वैसे तो माहौल अभी देखिए धूल धूप दोनों है। धूल भी खूब उड़ रही है, धूप भी खूब निकली है। असदुद्दीन ओवैसी कुछ देर के बाद अयोध्या में आएंगे। रुदौली एक जगह है, वहां पर उनके आने का कार्यक्रम है। जहां तक उनके आने के लिए फैजाबाद और अयोध्या नाम को लेकर के विवाद जो खड़ा किया जा रहा है, मेरी समझ से ये बाल की खाल निकालना भी है। क्योंकि आज मैं यात्रा करते हुए जब यहाँ पर आया तो बहुत जगह जो PWD डिपार्टमेंट के माइलस्टोन अभी हैं उस पर लिखा हुआ है फैजाबाद इतने किलोमीटर, फैजाबाद का एरो भी बनाया हुआ है। कई बार सरकारें कागज़ पे नाम बदल देती है, लेकिन प्रचलन में आने में उनको देर लगती है। हर जगह से नाम को बदलने में वक्त लगता है। आप ये बात ठीक है कि इसको उछाल करके एक मुद्दा बनाया जा सकता है। मैं फैजाबाद अयोध्या जो पहले भी फैजाबाद अयोध्या का नाम साथ लिया जाता था, कागजों में नाम फैजाबाद था, अयोध्या एक कस्बा, अयोध्या एक जगह जो है उसको अयोध्या के तौर पे देखते थे। अब ये पूरे जिले का नाम हो गया। इसके जस्ट बगल में जो जिला है विप्लेश, उसका नाम मायावती ने अंबेडकर नगर रख दिया। पहले उसका नाम अकबरपुर था। अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से सरकारें बदलती रहती है, लेकिन अभी भी अगर आप यहाँ किसी से पूछें तो आमतौर पर लोग कहेंगे कि अकबरपुर इतने किलोमीटर है, अकबरपुर इतने किलोमीटर है। कई जगह माइलस्टोन पर या ऐसी चीजों पे आपको अकबरपुर लिखा दिखाई देता है। आप जिस स्टूडियो से बोल रही हैं वो गौतम बुद्ध नगर का है। आप और हम उसी ऑफिस में काम करते हैं। हम कितनी बार कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध नगर से बोल रहे हैं। हमारे जुबान पर नोएडा चढ़ा हुआ है। ये चीजें आती जाती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने आने के साथ ही जो बड़ा काम आज पहला हुआ है वो अतीक अहमद, जो 4 बार के विधायक हैं, एक बार उनके भाई अशरफ भी रह चुके हैं, 4 बार वो विधायक रहे हैं शहर पश्चिमी इलाहाबाद से। और देखिए आने के साथ पहला ही जो बड़ी उनके पार्टी में जो इसका मतलब है कि MIM का एक कैंडिडेट इलाहाबाद पश्चिमी से तय है कि शाइस्ता परवीन इलाहाबाद पश्चिमी से MIM की कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगी। अतीक अहमद पर आरोप सिद्ध हुए नहीं हुए, दोष सिद्ध हुए नहीं हुए, लेकिन अतीक अहमद क्या है ये पूरा इलाहाबाद और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा प्रयाग जानता है, देश भी जानता है, वो सांसद भी रहे हैं। दूसरी बात कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी जो तकरीरों की जगह उन्होंने चुनी है वो बहुत ही उसी हिसाब से चुनी है। और जब वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान देता रहेगा वोट, मुसलमान दूसरे को क्यों वोट देगा, भैया बेटा को क्यों देगा, तो वो देश के उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो दलितों को भी देंगे और दूसरी पार्टी के लोगों को भी देंगे। 100 सीटें लड़ने का उन्होंने वादा किया है, ऐलान किया है। थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। यहाँ देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दूसरी बात है, लोगों के बीच में तकरीर में वो क्या बातें कहेंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये बताऊं, सुबह से मैं इस जिले में हूं, मैंने 10, 20, 50 जगह रुक के लोगों से पूछा कि ओवैसी को लेके ज़्यादातर सड़क पर चलने वाले ग्रामीण किसान या आम लोगों को असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इस बेल्ट में पता नहीं है। कोई ये कहता है कि वो जो टीवी न्यूज़ पे डिबेट करते हैं टोपी वाले दाढ़ी वाले वही आ रहे क्या, इस टाइप से है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी जो राजनीतिक रूप से सबसे दंड भेद जीत के लिए राजीव कुछ भी अपनाया जाएगा, बाहुबलियों का भी सहारा लिया जाएगा अगर जीत के लिए जरूरी पड़ा तो, राइट राजीव? बिल्कुल। अगर पहला कैंडिडेट ही एक, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वो टिकट पक्का है, तो पहला ही MIM का कैंडिडेट अगर अतीक अहमद की पत्नी लड़ रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में
जो लोग भी सपा बसपा से टिकट पाने में नाकामयाब रहे और जिनको राजनीतिक खुजली है उनके लिए एक ठिकाना MIM है, उधर टिकट मिल सकता है और चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं आती हूँ राजीव आपके पास। अशोक तिवारी, जल्दी से आपका रुख करना चाहूंगी। तो अशोक तिवारी की शंखनाद माना जाए बीएसपी का लखनऊ से ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन के साथ, और मायावती ने कह भी दिया है कि 2007 की जीत दोहराएंगे 2022 में। देखिए, निश्चित तौर पर आज की ये पूरी जनसभा या यूं कहें कि जो प्रबुद्ध वर्ग की विचार गोष्ठी थी, ये कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ से विधानसभा चुनाव का आगाज ही माना जाएगा। आज अपने आप में एक अनोखा नजारा था बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर, चूंकि मैं खुद वहां पर इस वक्त मौजूद हूं। सबसे पहले जब मायावती मंच पर आई है तो सबसे पहले शंखनाद हुआ है, तमाम सारे ब्राह्मणों ने शंखनाद किया, उसके बाद मंत्रोच्चार हुआ और उसके बाद मायावती ने अपना संबोधन शुरू किया। बीच बीच में उनको भेंट भी दी गई सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से, यूपी बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भीम राजभर, उनकी तरफ से। तो एक सांकेतिक तौर पर भी मैसेज देने की कोशिश आज की इस पूरी सभा के माध्यम से, अपने आयोजन के माध्यम से आज बसपा ने की है। मायावती ने जो सबसे अहम बात आज के आयोजन के दौरान कही, उन्होंने यही कहा कि अगर बीएसपी की सरकार बनती, यानी कि ब्राह्मण उत्पीड़न का जो मुद्दा लगातार बीएसपी की तरफ से उठाया जा रहा है, कानपुर के बिकरू कांड का जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने संबोधन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उसके परिवार के लोग जिनका उसमें कोई रोल नहीं था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। ऐसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ बीएसपी ने अपना आज एक बड़ा अभियान आज से उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। लेकिन मायावती ने जो बात कही, उसकी सबसे प्रमुख बात यही थी कि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग बीएसपी के साथ जुड़ता है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनती है, तो जिन जिन ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, फर्जी तरीके से उनको फंसाया गया है किसी भी मामले में, उसको लेकर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी उत्तर प्रदेश में गठित की जाएगी और अगर उस जांच में वो लोग निर्दोष पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा मैसेज मायावती की तरफ से ब्राह्मण उत्पीड़न को प्रमुख तौर से मुद्दा बनाते हुए ब्राह्मण वर्ग में देने की कोशिश की गई है। हालांकि आज मायावती ने एक दूसरा बड़ी ऐलान किया है कि अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो अब वो दोबारा कोई भी स्मारक या मूर्ति उत्तर प्रदेश में नहीं लगवाएंगी, क्योंकि वो कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश को बदलने की दिशा में बीएसपी की तरफ से काम किया जाएगा। कह भी रही थी कि बीएसपी ने जो काम किया है वैसा कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सतीश जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जब हम सुबह डिस्कशन कर रहे थे तो बात अधूरी रह गई थी। मेरा वही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये तो आप ब्राह्मणों ने आपका बहुत साथ दिया, 2007 में बहुत वोट मिले, कैसे छिटक गया? और सतीश चंद्र मिश्रा नंबर 2 की पोजीशन में है पार्टी में और आज आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उसी वर्ग के लिए, उसी वोट के लिए। खुशी की बात है कि आज सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी ने जो है जिस तरह का उसको सहयोग मिला और जिस तरह लोगों का आभार सुना। देखिए, दो चीजें मैं माथुर जी एक बात कहूंगा कि कल तक जो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी को जानबूझ करके ये कह रहे थे और हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहां है, आज बहुजन समाज पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश की 2022 में बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार इसलिए बना रही है कि देखिए हम सबसे आगे हैं। आज प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का हम समापन कर रहे हैं, बाकी दल उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण हो या ओबीसी हो या किसान हो या बेरोजगार हो, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार को हम उसकी नैतिकता याद दिला रहे हैं कि आपको रोजगार हर व्यक्ति को देना है। एक जाति विशेष के लोगों के राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक लाभ देने के लिए आप किसी ब्राह्मण वर्ग को, जिस तरह से पूर्वांचल में एक विकास दुबे एक अपराधी था, उसको आपने मार दिया, लेकिन चौबे तो अपराधी नहीं थे ना, शुक्ला तो अपराधी नहीं था ना, द्विवेदी मिश्रा, तमाम लोगों की आप हत्या कर रहे हैं। आज खुशी का दुर्भाग्य ये है कि वो एक ब्राह्मण की बेटी है, लेकिन उसको आप देखिए कि उसकी शादी एक व्यक्ति से होती है, 3 दिन बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। किस आधार पर जेल में डाल दिया जाता है? जो खुशी का दुर्भाग्य ये है कि वो ब्राह्मण की बेटी है। और देखिए, हमने एक बात बता दूं आपको कि बहुजन समाज पार्टी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि बहन जी के शासन काल में जो 14 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने, वही कारगर व्यवस्था नहीं। अगर ब्राह्मणों को 2007 में जब आपकी सरकार आई, आपने सर्वसंपन्न बना दिया, तो फिर आज ऐसी दुर्दशा होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब सरकार रहती है, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, तब नौकरियां देने का वादा किया था वो सब कहां चला गया? सब अधूरा रह गया। अब फिर आना है तो फिर उनकी याद आई है। ये सिर्फ आपका हाल नहीं है, हर पार्टी का यही हाल है। समीर जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मायावती कह रही है पूंजीवादी पार्टी है बीजेपी, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी बीएसपी की नकल कर रही है। नहीं, देखिए विपिनेश जी, दौलत की पार्टी कौन है ये किसी से छुपा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर।
दलित नहीं दौलत से प्रेम मायावती जी को है। टिकट कौन बेचता है रुपए के दम पर, ये उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है। रुपए की माला कौन पहनता है वो उत्तर प्रदेश जानता है। और महलों में कौन रहता है और दलितों की बात करता है ये उत्तर प्रदेश जानता है। इस नाते किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। रही बात ब्राह्मणों की बात, जातियों की बात, अभी सतीश प्रकाश जी कह रहे थे कि साहब खुशी दुबे और बिकरू कांड में पूछना चाहता हूं, जिस डीएसपी की हत्या हुई थी बिकरू कांड में वो ब्राह्मण था। जिस संतोष शुक्ला पूर्व मंत्री की हत्या हुई थी थाने में, जिसकी विकास दुबे ने किया था, वो भी आपके शासनकाल में हुई थी ना। ऐसे विकास बहुत दुबे सारे ने पुलिस करे आम राजनाथ सिंह जी की सरकार में बीजेपी के मंत्री की हत्या करी। राजनाथ जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी ना। विकास दुबे को अपराधी बनने का मौका किसने दिया? एक मिनट सतीश जी सुन लीजिए, वो आपकी बारी में आराम से सुन रहे थे। एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सिंह जी की सरकार थी। सतीश जी सुन लीजिए, वो आराम से सुन रहे थे आपकी बात को, फिर बोलिएगा जब मैं आऊंगी। और उसी समीर जी अपराध के बोलिए। केस में उसको मुक्त कर दिया जाता है। सतीश जी एक मिनट सुन लीजिए। विकास दुबे को अपराधी किसने बनाया? अरे रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, बोलिए समीर जी, एक एक करके बात करते हैं। देखिए विपिनेश जी, नहीं मैं एक सवाल और इसमें ऐड कर देती हूँ। समीर जी, आप तो विकास की बात करते हैं बीजेपी, तो क्यों ये आप क्यों फिर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं? अरे आप नौकरी सम्मेलन कीजिए, शिक्षा सम्मेलन कीजिए, स्वास्थ्य सम्मेलन कीजिए, सुरक्षा सम्मेलन कीजिए, आप कीजिए ना ये। आप क्यों इस राह पे चल पड़े फिर? नहीं विपिनेश जी, देखिए हम पहले भी कहे हैं हमारे एजेंडे में हमने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में किसको बुलाया? जो समाज के शिक्षक है, जो इंजीनियर है, जो वकील है, जो समाज को प्रभावित करने वाले और उनको दिशा देने वाले लोग। हमने कब बुलाया? 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की शुरुआत की। मैं पूछना चाहता हूं सभी जाति के लोग हमारे सम्मेलन में आए। हमने कभी ब्राह्मण के नाम पर कोई सम्मेलन नहीं की। अरे सभी भारतीय सम्मेलन में आए, सभी जाति शब्द लाते ही क्यों हैं? सभी भारतीय आए, समाज के लोग आए, ये क्यों नहीं बोला जाता नेताओं की तरफ से? जब शब्दों में आप बांट देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी बताइए? शब्दों में नहीं बांटा विपिनेश जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सब समाज के पढ़े लिखे लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज में चर्चा करते हैं, सही और गलत का फैसला करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमने अपनी बातों को रखा। हम पहले भी रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं, सतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी को Y+ की सुरक्षा सबसे पहले बसपा की सरकार में सबसे बड़े कुख्यात अपराधी को मायावती जी ने दिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का महिमा मंडन करने का काम मायावती जी ने किया। NRHM का घोटाला भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें सीएमओ की हत्या होती है, डिप्टी जेलर की और जेलर की हत्या होती है अपराधियों को बचाने के लिए। बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के एजेंट थे। आज वो जेलों के शिक्षकों के पीछे हैं, जमानत से बाहर है, उनकी अंतिम सांसें चल रही है। SIT रिपोर्ट आज ही आई है और बाबू सिंह कुशवाहा उसमें दोषी पाए गए हैं। तो ये जवाब बसपा को देना पड़ेगा कि जो बसपा दलित का पार्टी, मैं लेती हूँ, जल्दी से मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन एक मिनट मैं ले लेती हूँ। सतीश जी, उससे पहले मैं कपिश जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। कपिश जी, मायावती ने समाजवादी पार्टी के लिए भी कहा है कि ना सिर्फ बीजेपी, समाजवादी पार्टी भी पूंजीपतियों की पार्टी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है, ना तो कर सकती समाजवादी पार्टी ना बीजेपी, सिर्फ बीएसपी भला कर सकती है। हमने गुंडागर्दी रोकी, हमने अपराधियों को रोक दिया, हर जगह लगाम लगाई। नहीं, बहन मायावती जी जो कह रही हैं उनको वही कहना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी पार्टी की और अपनी आप को ही तो बढ़ा के कहेंगी। लेकिन वो इस बात को क्यों नहीं बताती हैं कि वो तो नुरा कुश्ती लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो हाथी कहां जाकर के खड़ा होता है, जब MLC का चुनाव होता है तो हाथी कहां जाकर के खड़ा होता है। और पूंजीपतियों की कौन सी पार्टी है, इसमें कहां दो राय है। जहां पर दौलत के बल पे ही सारी चीजें होती रही हो तो वहां पर कौन सी बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो विश्व की सबसे बड़ी पूंजीवादी पार्टी है, तो इसमें कहां दो राय है। और मैं तो एक बात कह रहा हूं ना कि अगर वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य भाजपा ने कायम कर दिया हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विधि की व्यवस्था अगर बहन मायावती जी ने लागू कर दी थी,
तो उस समय क्यों बड़े बड़े अपराधियों का साठगांठ कर करके बीएसपी चलती थी, और आज उसको क्यों सहारा लेना पड़ रहा है तमाम ऐसे लोगों का। तो ये कहने वाली बात कुछ और होती है, हकीकत में मुद्दा। सतीश जी, नहीं देखिए सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारा ये कहना है समीर जी, अगर मुख्तार अंसारी अपराधी है पूर्वांचल, अरे वो छोड़िए ना, जो अभी कपिश जी ने कहा, आपने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, तो उसका जवाब दिया उन्होंने, इस पर रिप्लाई कीजिए सतीश जी। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भटकाव है। आज बीजेपी ये कह रही है कि हमारा चुनाव सपा के साथ है। सपा के साथ इसलिए है कि सपा राजनीतिक रूप से मजबूर है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नूरा कुश्ती हो रही है, और बीएसपी आप नहीं है मजबूत, कम करके आका जा। बीएसपी मजबूत नहीं है क्या? सुनिए, देखिए 6.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। हमने विज्ञापन नहीं निकाले, मेरे पास तमाम आंकड़े हैं। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की आप बात करेंगे, कानून व्यवस्था की अगर बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के एमपी के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी के विधायक के ऊपर सिर्फ आरोप लगा। बहन जी ने बाकायदा दोनों को अपने आवास में बुलाया, गिरफ्तार कराया। हम जाति धर्म देख करके अपराध खत्म करने की बात नहीं करते। कोई भी अपराधी चाहे किसी भी वर्ग का हो, खुद ही आप सम्मेलन कर रहे हैं, खुद ही आप कह रहे हैं जाति धर्म की हम बात नहीं करते। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जनता को आप नेता कंफ्यूज इतना क्यों करते हैं समीर जी? सुनिए माथुर जी, कोर्ट ने बोल दिया कि आप ब्राह्मण सम्मेलन नाम नहीं रख सकते, तो आपने एक नया नाम निकाल लिया। चलिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करते हैं। नहीं देखिए है क्या विपिन जी की हमारे साथ पहले से है, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से है, भाजपा से कभी अलग नहीं रहा। ठीक है सतीश जी, रुक जाइए, वक्त की कमी है। सपा के लोगों ने समय समय पर ब्राह्मणों को छला है। सतीश मिश्रा जी हैं, 2007 में बसपा की सरकार बनी तो सतीश मिश्रा अपने राज्यसभा गए और अपने परिवार में कोई ऐसा नहीं बचा। 6 लाख चेयरमैन पत्नी से लेकर भाई से लेकर भतीजी से लेकर भांजी तक सबको चेयरमैन बनाया। और आज मायावती ने क्या कहा अपने कार्यक्रम में? मायावती ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कमजोर है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो दिनेश शर्मा जी को बताना चाहिए, हमारा मानना ये है। चलिए एक लास्ट रिएक्शन 2 लाइनों में कपिश जी, ये बात तो आप मानेंगे कि इससे पहले पार्टियां सोती रहती हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो ब्राह्मण सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन और उसके बाद अति पिछड़ा सम्मेलन, सारे सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जब चुनाव करीब आता है तो उसमें हर पार्टी अपनी परशुराम की भी याद आ जाती है, फिर तो चलो स्टैचू लगा देते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं। अगर नहीं विपिन जी बहुत सीधी सी इस पर बात है, अगर हमें भगवान परशुराम की याद ना रहती तो हम उनकी जयंती पर छुट्टी क्यों करते? हम उनको भगवान ना मानते तो उनकी जयंती पर छुट्टी क्यों करते? और भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके योगी जी तो उनको महापुरुष मानते हैं, इसलिए उन्होंने महापुरुषों की लिस्ट में डाल के उनकी छुट्टी और जयंती को खत्म कर दिया। तो हम तो सीधी सी बात करते हैं, वो श्रद्धेय है हमारे। ये चालाकी से जो निकलने की कोशिश करते हैं लीडर्स, ये जनता को समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि वोटर सब समझता नहीं है। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। देखिए सब अपनी अपनी तरीके से अपनी चालें चल रहे हैं, गोटियां खेल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से बहुत ध्यान से सभी पार्टी के नेताओं को सुन रही है, समझ रही है, और जाहिर सी बात है कि विकास ही सबसे पहले होना चाहिए आम पब्लिक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।